हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे MCS 201 का जून 24 का सॉल्यूशन। तो आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो ये बोल रहा है व्हाट इज अ पैकेज इन पाइथन, हाउ डज इट रिलेट टू मॉड्यूल, लाइब्रेरी एंड फ्रेमवर्क, राइट द स्टेप्स टू क्रिएट अ पैकेज इन पाइथन, ऑल्सो इलस्ट्रेट द एप्लीकेशन ऑफ दिस स्टेप्स विद सुटेबल एग्जाम्पल कोड इन पाइथन। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम लोग को पैकेज पूछ रहा है क्या होता है पाइथन में। ठीक है, तो देखिए A package in Python is a way of organizing related modules like file हो गया with Python codes. It is initially a directory containing an space init space dot py file and one or more module. The init dot py file can be empty or contain initialization code for the package. ठीक है, देखिए नाम से पता चल रहा है पैकेज, यानी कि हम लोग को पाइथन कोड को रन करने के लिए जिस जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जो भी मॉड्यूल हो गया, जो भी कोड हो गया, है ना, जो भी मान लीजिए किसी तरह का और डेटा का ज़रूरत पड़ता है, वो सब जिस जगह पे स्टोर रहता है उसे ही हम लोग पैकेज कहते हैं। ठीक है, तो इज़ अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड मॉड्यूल। समझे, रिलेटेड मॉड्यूल मतलब कि कोई फाइल हो गया जिसमें पाइथन कोड होगा वो सब। ये क्या होता है, इनिशियली एक डायरेक्टरी होता है। ठीक है, तो स्पेशली पाइथन की बात करते हैं तो पाइथन में ये एक डायरेक्टरी होता है जो कि इनिट इस फाइल नेम से सेव होता है, init डॉट पी वाई, और पाइथन का आपको पता है टाइप होता है पी वाई। ठीक है, फाइल एंड वन और मोर मॉड्यूल। ठीक है, ये एक हो सकता है, एक से ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए init पाई में ये जो फाइल है ये आप लोग का एम्प्टी भी हो सकता है या फिर इसमें इनिशियलाइजेशन कोड भी हो सकता है पैकेज का। ठीक है, तो इस तरह से पैकेज का हम लोग का बात होता है। समझे, तो स्टार्टिंग में पैकेज इस तरह से हम लोग का init डॉट पी वाई में होता है सेव। समझे, पाइथन के लिए। अच्छा, अभी रात के अराउंड 1:50 हो रहा है। समझे, अभी ये आवाज़ क्यों कर रहा है मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है यार। ये लोग 3-4 बजे उठते हैं ना, ये मुर्गी मुर्गा जो भी है, इन लोगों को साला गेम बजाना पड़ेगा। अच्छा चलिए, अब देखिए हम लोग को क्या पूछ रहा है कि हाउ डज इट रिलेट टू मॉड्यूल, लाइब्रेरी एंड फ्रेमवर्क। तो देखिए रिलेशन बिटवीन पैकेज, मॉड्यूल, लाइब्रेरी एंड फ्रेमवर्क, ये सब क्या होता है। तो पहला आता है मॉड्यूल। तो मॉड्यूल क्या होता है, अ सिंगल पाइथन फाइल। समझे, लाइक डॉट पी वाई कंटेनिंग कोड, फंक्शन, क्लासेस और वेरिएबल्स। तो एक मॉड्यूल मतलब क्या हुआ कि सिंगल फाइल। ठीक है, कोई भी पाइथन का फाइल जिसके अंदर कोई भी हो सकता है, कोड हो सकता है, उसके अंदर फंक्शन वगैरह हो गया, क्लासेस हो गया, वेरिएबल्स हो गए, वो कहलाता है हम लोग का। उसके बाद देखिए पैकेज। तो पैकेज क्या होता है, अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड मॉड्यूल्स ऑर्गेनाइज इनटू अ डायरेक्टरी। ठीक है, तो पैकेज मतलब कि वही रिलेटेड मॉड्यूल्स, जो भी मॉड्यूल्स हम लोग को ज़रूरत होता है पाइथन को रन करने के लिए या फिर कोई भी काम करने के लिए, तो वो जितने भी मॉड्यूल्स होते हैं एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, वो जिस जगह पे सेव होते हैं, जो जिस जगह का कलेक्शन बनाते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं पैकेज। उसके बाद आता है लाइब्रेरी। तो ये क्या होता है, अ कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस दैट प्रोवाइड्स फंक्शनलिटी टू accomplish स्पेसिफिक टास्क लाइक नम्पी हो गया या फिर पांडास हो गया। तो ये सब हम लोग का लाइब्रेरी जो होता है। ठीक है, पाइथन के लाइब्रेरीज होते हैं ये सब। ठीक है, लाइक ये पांडास या फिर नम्पी, ये सब हम लोग का होता है। जो लोग पाइथन पढ़ते होंगे आप लोग को, वो आपको पता होगा ये सब चीज़ के बारे में। ठीक है, तो लाइब्रेरी क्या हो गया कि वही कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस। तो लाइब्रेरी में क्या आता है, मॉड्यूल भी रहता है और पैकेजेस भी रहते हैं, वो हम लोगों को कहलाता है लाइब्रेरी। ठीक है, जो हम लोग को एक तरह से फंक्शनलिटी बताता है किसी भी टास्क का कि ये कैसे फंक्शन कर रहा है, कैसे काम कर रहा है। समझे, तो वो हो गया हम लोग का लाइब्रेरी। फिर आता है फ्रेमवर्क। तो फ्रेमवर्क क्या होता है, अ मोर स्ट्रक्चर्ड कलेक्शन ऑफ लाइब्रेरीज और पैकेजेस टू डेवलप सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन लाइक जेंगो और फ्लास्क। ठीक है, तो ये सब हम लोग का फ्रेमवर्क होता है, जो कि होता है पैकेज जिसमें मोर स्ट्रक्चर्ड कलेक्शन, लाइक जिसके अंदर लाइब्रेरी होते हैं, है ना, पैकेजेस होते हैं, पैकेजेस के अंदर मॉड्यूल्स होते हैं, वो सब का एक स्ट्रक्चर्ड वे में दिखाना, उसी को हम लोग कहते हैं फ्रेमवर्क, जहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को बना सकते हैं। और जैसे कि इसका एग्जाम्पल हो गया जेंगो या फिर फ्लास्क, ये सब जो होता है हम लोग का पाइथन का होता है। जो पाइथन में कोड करते हैं उनको ये सब पता होगा, जो नहीं करते हैं वो सब आप बेसिक ओवरव्यू ले लो। अब देखिए ये हो गया। अब देखिए हम लोग को क्या बोल रहा है कि कैसे हम लोग स्टेप क्रिएट करते हैं पैकेज को पाइथन में। ठीक है, तो स्टेप टू क्रिएट अ पैकेज इन पाइथन। तो सबसे पहले हम लोग को एक डायरेक्टरी बनाना होगा। तो मेक अ फोल्डर वेयर द पैकेज विल रिसाइड, है ना, एक फोल्डर बनाएंगे जहाँ पे हम लोग का ये पैकेज वगैरह रहेगा।
फिर आएगा ऐड init.py फंक्शन, है ना, ये हम लोग को डालना होगा। तो क्रिएट एन एम्प्टी फाइल नेम्ड ये init.py इन द फोल्डर टू मार्क इट एज अ पैकेज। ठीक है, हम लोग को जो पैकेज का नाम होगा वो हमेशा यही रहेगा, init.py, समझे, इसी तरह का। उसके अंदर इसके अंदर हम लोग बनाएंगे क्रिएट मॉड्यूल। तो हम लोग ऐड पाइथन फाइल्स लाइक मॉड्यूल्स जो भी होते हैं पाइथन फाइल्स इनसाइड द पैकेज डायरेक्टरी। अब हमको मॉड्यूल के अंदर जो भी पाइथन फाइल्स की जरूरत होती है ना, वो सब हम लोग डालेंगे, ठीक है, इस पैकेज डायरेक्टरी के अंदर। ठीक है, उसके बाद आएगा इंपोर्ट एंड यूज द पैकेज, यूज इंपोर्ट स्टेटमेंट टू एक्सेस फंक्शनलिटी फ्रॉम द पैकेज। अब हम लोगों ने जो भी मॉड्यूल वगैरह बनाना था वो सब बना दिया है ये इनिट वाले फाइल में। तो अब हम लोग इसको इंपोर्ट करके अपने पूरे कोड में यूज़ करेंगे जहाँ पे हमको यूज़ करना है। ठीक है, तो ये होता है हम लोग का पैकेज बनाने का, समझे। अब देखिए कोई एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्रिएटिंग अ सिंपल पैकेज। तो सबसे पहले स्टेप 1 क्रिएट अ डायरेक्टरी, है ना, एक डायरेक्टरी बनाना होगा। फॉर एग्जांपल मैंने बनाया है मैथ ऑपरेशन नाम का डायरेक्टरी। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, स्टेप 2 ऐड इनिट फाइल, है ना, ये तो करना ही होगा हमको, ये वाला फोल्डर बनाना होगा। तो इनसाइड द मैथ ऑपरेशन डायरेक्टरी मैं एक फाइल बनाऊंगा नेम init.py। ठीक है, और ये फाइल अभी एम्प्टी रहेगा, इसके अंदर कुछ नहीं रहेगा। उसके बाद मैं स्टेप 3 क्या करूंगा, ऐड मॉड्यूल्स। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 2 मॉड्यूल बनाऊंगा, क्रिएट 2 पाइथन फाइल्स इनसाइड द मैथ ऑपरेशन डायरेक्टरी। ये मैथ ऑपरेशन डायरेक्टरी के अंदर मैं 2 पाइथन फाइल बनाऊंगा, एक रहेगा addition.py और दूसरा subtraction.py। ठीक है, अब देखिए addition.py के अंदर का कंटेंट क्या रहेगा। तो सिंपल क्या है, एक मैं डिफाइन ऐड फंक्शन बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं 2 वेरिएबल लिया हूँ a एंड b, और इसका काम क्या है, रिटर्न a प्लस b। समझे, बस ये इतना काम कर रहा है addition.py में। और सब्ट्रैक्शन वाले पाई में इसमें क्या है, तो यहाँ पे डिफाइन सब्ट्रैक्ट फंक्शन बना रहा हूँ, इसके अंदर भी 2 वेरिएबल ले रहा हूँ और इसका मैं क्या कर रहा हूँ, रिटर्न a माइनस b कर दे रहा हूँ। समझे, तो इस तरह से मैंने 2 कोड लिख दिया है या फिर 2 मॉड्यूल बना दिया है, वो कर दिया हूँ मैं। समझे, ये हो गया। आप क्या करेंगे, स्टेप 4 यूज द पैकेज। तो ये जो मैंने बनाया है ये सब मैंने किसके अंदर बनाया है, इनिट के अंदर बनाया है। ठीक है, 2 पाइथन फाइल का बनाया। अब मैं इस पैकेज को यूज करूंगा। नाउ यू कैन यूज दिस पैकेज इन योर मेन पाइथन कोड। ठीक है, लाइक मेन स्क्रिप्ट के अंदर मैंने एक मेन py बनाया है, समझे, main.py। इसके अंदर मैं क्या करूंगा, इंपोर्ट कर दूंगा पैकेजेस को और इसके मॉड्यूल्स को। तो देखिए कैसे इंपोर्ट करेंगे, तो फ्रॉम मैथ ऑपरेशन, है ना, ये सब हम लोग किसके अंदर बनाए हैं, मैथ ऑपरेशन वाले डायरेक्टरी के अंदर बनाए ना। तो हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम मैथ ऑपरेशन डॉट क्या करो, कौन सा, तो एडिशन वाली जो है फाइल, एडिशन वाले फाइल में से क्या करो, हाँ, एडिशन वाले फाइल में से इंपोर्ट कर दो उसका ऐड वाला फंक्शन को। तो एडिशन वाले फाइल में से उसके ऐड वाले फंक्शन को इंपोर्ट कर दो। तो वही देखिए मैंने लिखा है फ्रॉम मैथ ऑपरेशन डॉट एडिशन में इंपोर्ट कर दो, का इंपोर्ट कर लो ऐड वाले फंक्शन को। ठीक है, तो इस तरह से मैंने एडिशन वाले में से ऐड को ले लिया है। और इसी तरह से फिर मैं फ्रॉम मैथ ऑपरेशन में से सब्सट्रैक्शन वाले जो फाइल है उसके अंदर से सब्ट्रैक्ट वाला इसका ये ले लो, मॉड्यूल ले लो। तो इंपोर्ट सब्ट्रैक्ट को ले लो, समझे। अब देखिए मैंने अब यहाँ से जब मैंने किया है तो ये मेन के अंदर ये सब अलग अलग फाइल था, समझे, ये अलग एक कोड है, ये अलग एक कोड है और ये मेन अलग कोड है। ये सबको मैंने एक ही डायरेक्टरी के अंदर बनाया है, इसलिए मैं ये दूसरा कोड को अपने इस कोड के अंदर यूज़ कर सकता हूँ, समझे, इंपोर्ट करके। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यूजिंग द फंक्शन फ्रॉम द मॉड्यूल्स, है ना। तो ये सब जो मैंने दूसरे कोड से उठा के लाया है यहाँ पे, अब मैं ये ऐड वाला जो फंक्शन है ना उसको मैं इस मेन के अंदर चला सकता हूँ। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, रिजल्ट ऐड, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लिया हूँ ऐड नाम से, रिजल्ट ऐड नाम से। इसके अंदर मैं ऐड वाला फंक्शन को यूज़ कर रहा हूँ। तो ऐड के अंदर मैंने 5,3 दे दिया है। तो ऐड के अंदर 5,3 यानी यहाँ पे चला जाएगा, ए के अंदर 5, बी के अंदर 3, 5 + 3 8। तो यहाँ से हम लोग का 5 + 3 8 का वैल्यू हम लोग का रिटर्न हो जाएगा। और फिर रिजल्ट सब्ट्रैक्ट नाम का एक वेरिएबल बनाया हूँ जिसके अंदर मैं सब्ट्रैक्ट वाला फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। इसके अंदर 5,3 कर रहा हूँ, तो यहाँ से 5 - 3 हो जाएगा, 2 आ जाएगा आंसर, समझे। और फिर मैं लास्ट में प्रिंट अप कर दूंगा एफ एडिशन 5 + 3 रिजल्ट ऐड, यानी कि रिजल्ट ऐड में जो वैल्यू आएगा वो ऐड होकर यहाँ दिखा देगा और सब्ट्रैक्शन में यहाँ दिखा देगा, समझे। ये सब कोड को आप पूरी तरह से चलाने के लिए आपको एकदम प्रॉपर आपको लाइक फॉर एग्जांपल VS कोड में आपको एक बनाना होगा फोल्डर,
ये सब स्टेप को फॉलो कीजिए, है ना। मैथ ऑपरेशन नाम का बनाइए, फिर उसमें इनिट नाम का पाइप ये बनाइए, इसको अभी खाली रखिए। फिर 2 फाइल बनाइए, है ना, कोड वाला फाइल जिसके अंदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला रहेगा। फिर एक मीन वाला फाइल बनाइए, उसके अंदर ये ऐसे करके इंपोर्ट कीजिए और फिर आप देखिए सब डेटा को यूज़ कर पाओगे, समझे। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ज़रूर आप कीजिएगा अगर आपके पास समय है, वरना इतना आप जान लीजिए काफ़ी है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का 5 का ए नंबर। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं 5 का बी नंबर क्वेश्चन। तो ये क्या है, राइट एन एल्गोरिदम टू फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन सेगमेंट हुज इनपुट comprises of the endpoint coordinates like x1 and y1 and x2 and y2 and output comprises of the slope of line which may be positive, negative or zero, ठीक है। transform your algorithm into C program, support your program, ठीक है। देखिए स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट क्या होता है, तो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो देखिए हम लोग को स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट निकालना है, तो ये होता क्या है एक्जैक्टली, पहले वो देख लेते हैं। स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट, है ना, देखिए ये एक एग्जांपल है बस स्लोप का, ठीक है। आपको पूरा डेप्थ में नहीं जाना है। ये जो लाइन हम लोग का बन रहा है ना, ये देखिए ये एक तरह का स्लोप है, समझे। तो ये हम लोग का एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस हुआ। हम लोग को 2 पॉइंट है x1 x2 y1 y2, है ना। तो उस तरह से हम लोग को उसको पुट करेंगे तो वो एक लाइन बनाएगा। अगर वो लाइन हम लोग का इस तरफ है, मतलब कि यहाँ पे जिस वैल्यू पे गया है ये, है ना, ये होगा हम लोग का स्लोप, समझे, इस लाइन के लिए। अगर ये चीज़ अगर इधर सीधा बन जाता तो फिर हम लोग का यहाँ पे जो आता वो हो जाता है हम लोग का स्लोप, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का स्लोप निकलता है, ठीक है। स्लोप का फॉर्मूला होता है ये y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, इतना आपको याद रखना है। अब चलिए हम लोग इसका एल्गोरिदम देख लेते हैं। तो एल्गोरिदम टू फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनपुट लेंगे, रीड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 2 एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट, यानी कि वही कोऑर्डिनेट्स मांग लेंगे लाइन का जो है। तो यहाँ से हम लोग यूज़र से मांग लेंगे, वो x1 y1 और x2 y2 दे देगा, ठीक है। फिर हम लोग प्रोसेस करेंगे क्या, अगर इफ़ x2 इज इक्वल टू x1, यानी कि अगर x2 और x1 सेम है तो कर दो प्रिंट स्लोप इज अनडिफाइंड, ठीक है। यानी कि स्लोप हम लोग का अनडिफाइंड हो जाएगा। अब क्यों होगा, सिंस डिवाइडिंग बाई 0 इज नॉट पॉसिबल। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। अगर x2 और x1 दोनों सेम रहेगा, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए x2 2 है और x1 भी 2 है, तो 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई 0, तो नीचे डिवाइडेड बाई 0 तो हो नहीं सकता ना कोई भी चीज़, तो इसलिए डिवाइडेड बाई 0 इज नॉट पॉसिबल, इसलिए हम लोग का स्लोप जो होगा वो अनडिफाइंड हो जाएगा, समझे। इसलिए x2 और x1 को सेम नहीं होना है। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर क्या करो, अदरवाइज कैलकुलेट द स्लोप यूजिंग द फॉर्मूला। अगर ऐसा नहीं है, x2 माइनस x1 0 नहीं बन रहा है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, स्लोप का फॉर्मूला से यूज करके फाइंड कर लेंगे। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, वही y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, ठीक है। फिर आउटपुट हम लोग प्रिंट कर देंगे, डिस्प्ले द स्लोप वैल्यू विच कुड बी पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 और अनडिफाइंड, ठीक है। तो फिर हम लोग लास्ट में आउटपुट को यहाँ पे शो करवा देंगे, समझे। तो ये हो गया हम लोग का नॉर्मल सा एल्गोरिदम। अब चलिए हम लोग इसको सी प्रोग्राम में देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सी प्रोग्राम हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। अगर मैं चाहूँ तो इसको कॉपी कर लेता हूँ, अब मैं आपको इसको वहाँ समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया। अब देखिए हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, ये हो गया। यहाँ से देखिए मेन पे आ गए और यहाँ पे हम लोग को स्लोप निकालना है, तो सारे वेरिएबल्स लेने होंगे ना, x1 हो गया, y1 हो गया, x2 हो गया, y2 हो गया, और फिर स्लोप, है ना। तो ये सब वेरिएबल मेरे को यूज़र देगा, तो मैं वही इनपुट कर लेता हूँ, इनपुट कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एंड पॉइंट्स। तो यहाँ से मैं यूज़र से कोऑर्डिनेट्स मांग लेता हूँ लाइन का, ठीक है। तो प्रिंट एंटर कोऑर्डिनेट्स x1 और y1, यहाँ से यूज़र से मांगूंगा x1 और y1 दे दो। यूज़र जो भी देगा वो मैं स्कैन अप करके %f, ठीक है, बीच में ये है ना, फिर %f और x1 और y1, ठीक है। तो यानी कि यूज़र जो देगा पहला कोऑर्डिनेट्स वो मैं x1 में सेव करूँगा और फिर y1 जो देगा वो मैं यहाँ पे y1 में सेव करूँगा, ठीक है। इसी तरह से मैं दूसरा कोऑर्डिनेट्स मांगूंगा दूसरा लाइन का x2 और y2 का, वो जो देगा मैं इसको x2 और y2 में सेव कर लूँगा, समझे। तो यहाँ से देखिए मेरे को कोऑर्डिनेट्स मिल गया। अब मैं क्या करूँगा, कैलकुलेट द स्लोप। तो मैं यहाँ पे कंडीशन चेक कर लूँगा, इफ़ वही जो मैंने एल्गोरिथम बताया था कि अगर भाई x2 और x1 बराबर है तो लिख दो स्लोप अनडिफाइंड। तो मैं क्या हूँ कि अगर x2 माइनस x1 अगर ये 0 हो जाता है, मतलब क्या हुआ कि भाई स्लोप इज अनडिफाइंड, है ना।
यानी कि ये एक तरह का वर्टिकल लाइन बना रहा है। ठीक है, आपको अगर डिटेल में पढ़ना है स्लोप क्या होता है तो उसका आप एक छोटा सा वीडियो देख सकते हो, पर मैं कहता हूँ उतना ज़रूरत नहीं है आपको, समझे, क्योंकि ये रैंडमली क्वेश्चन कभी कभी आ गया है, मतलब इसी बार दिखा है मेरे को। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो अगर x2 माइनस x1 है तो वही 0 अगर हो जाता है तो भाई नीचे 0 से तो डिवाइड कर नहीं सकते, वो पॉसिबल नहीं होता है, तो बस लिख दो कि स्लोप इज अनडिफाइंड, हम लोग स्लोप को फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर क्या करो, एल्स, मैंने बताया था देख रहे एल्गो में, अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या करो, स्लोप का फॉर्मूला से यूज़ करो, कैलकुलेट करो स्लोप को, तो बस एल्स ये जो स्लोप हम लोगों ने बनाया था ये फ्लोट करके, उस स्लोप के अंदर क्या करो, फॉर्मूला पुट कर दो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, यहाँ से जो वैल्यू मिलेगा उसको प्रिंट एफ कर दो, स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट इज परसेंटेज डॉट 2f क्या हो जाएगा, कॉमा स्लोप, तो स्लोप से हम लोग का यहाँ पे स्लोप का वैल्यू आ जाएगा, समझे। चलिए यहाँ पे हम लोग इसको रन करते हैं। ठीक है, चलिए मैं डाल देता हूँ 5 6 और इसको डाल देता हूँ 7 3। ठीक है, तो देखिए स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट इज क्या आया, -1.50, समझे, तो ये हम लोग का स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट निकला है इसका। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आप चाहो तो दूसरा वैल्यू भी डाल के देख सकते हो। ठीक है, समझे, तो यहाँ देखिए मैंने दूसरा वैल्यू डाला तो हम लोग का स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट क्या आया, 5 आया, तो इस तरह से हम लोग का स्लोप निकल जाता है, ये हुआ। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, 5 का सी नंबर क्वेश्चन, और ये है लास्ट। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, कंपेयर सी एंड पाइथन एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, हम लोग को कंपेयर करना है सी और पाइथन को। तो पहला देखिए सिंटेक्स एंड रीडेबिलिटी से हम लोग करते हैं कंपेयर। तो सी में क्या होता है, सिंटेक्स इज मोर कॉम्प्लेक्स एंड वर्बोस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का सी में जो होता है सिंटेक्स मोर कॉम्प्लेक्स होता है पाइथन के मुकाबले। लाइक हम लोग को सिंटेक्स में थोड़ा ज़्यादा लेंदी चीज़ें लिखनी होती है, उसका डेटा टाइप डालना होता है, ये सब करना होता है, समझे। तो ये हो गया हम लोग का मोर कॉम्प्लेक्स होता है। ये रिक्वायर्स एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल टाइप्स, यहाँ पे हम लोगों को वेरिएबल टाइप्स को डिक्लेयर करना पड़ता है, लाइक इंट ए, कैरेक्टर बी, कैर बी, स्ट्रिंग सी, इस तरह से हम लोग को उसका डेटा टाइप को लिखना होता है, समझे। उसका जाता है यूजेस सेमी कोलन टू टर्मिनेट स्टेटमेंट, और यहाँ पे सी में हम लोग को पता है हर लाइन के बाद सेमी कोलन लगाना होता है, तब जाके वो कोड खत्म होता है, वरना एरर आ जाता है, समझे। यही सब चीज़ हम लोग को पाइथन में नहीं करना होता है। ठीक है, ये सब चीज़ आप लोग समझ गए होंगे, अब तक ये पूरा प्लेलिस्ट देखें तो आपने देखा ही है कोड में कि कैसे सेमीकोलन लगता है सी में और कैसे पाइथन में ये सब चीज़ की जरूरत नहीं होती है, समझे। तो यहाँ पे क्या होता है, सिंटेक्स इज सिंपलर एंड मोर रीडेबल, यहाँ पे हम लोग का सिंटेक्स का देना ही नहीं होता, आराम से नॉर्मल देंगे। उसका देखें डायनेमिकली टाइप्ड वेरिएबल टाइप्स आर इनफेरेट एट रन टाइम, है ना। यहाँ पे हम लोग को देख रहे हैं, हम लोग को जब वेरिएबल बनाते थे तो उसको इंट कैर वो सब देने की जरूरत नहीं होती थी, है ना, क्योंकि वो डायरेक्ट जब हम लोग इसमें डेटा वैल्यू डालते थे तो रन टाइम के समझ जाता था कि हाँ भाई ये इंटीजर टाइप है तो वो इंट हो जाएगा, समझे, इसलिए हमको लिखना नहीं पड़ता था। ये हो गया। उसके नो नीड फॉर सेमीकोलन आइडेंटिफिकेशन डिफाइन कोड ब्लॉक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को सेमीकोलन की भी जरूरत नहीं पड़ती है, समझे, यहाँ पे लाइन ब्रेक होता है, समझ आता है। ये हो गया। उसके बाद आता है परफॉर्मेंस। तो सी का परफॉर्मेंस कैसा होता है, जनरली फास्टर ड्यू टू लो लेवल प्रोग्रामिंग एंड डायरेक्ट मेमोरी मैनेजमेंट। तो ये हम लोगों का जो होता है सी, ये फास्टर होता है क्योंकि ये लो लेवल प्रोग्रामिंग होता है और इसके अंदर जो मेमोरी मैनेजमेंट होता है वो डायरेक्ट होता है, समझे। और फिर होता है कंपाइल्ड लैंग्वेज विच मीन्स कोड इज ट्रांसलेटेड टू मशीन कोड बिफोर एग्जीक्यूशन। ये क्या होता है, हम लोग का कंपाइल्ड लैंग्वेज होता है, यानी कि इसका जो कोड होता है वो एग्जीक्यूशन से पहले ना मशीन लैंग्वेज में ट्रांसफर होता है। ठीक है, ताकि मशीन जो है उसको अच्छे से पढ़ पाए जब हम लोग इसको एग्जीक्यूट करें तब। ठीक है, इसी वजह से ये फास्ट होता है थोड़ा। पाइथन में ये सब चीज़ नहीं होता है, पाइथन स्लो होता है बहुत। ठीक है, तो स्लोअर देन सी बिकॉज इट इज़ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। ठीक है, ये हम लोग का स्लो होता है क्योंकि ये एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होता है, इसके अंदर हम लोग को हर चीज़ रन टाइम के समय पता चलता है। ठीक है, इसलिए हर चीज़ में टाइम लग जाता है। हाई लेवल एब्स्ट्रैक्शन कैन लीड टू ओवरहेड। इसके अंदर हम लोग एब्स्ट्रैक्शन वगैरह नहीं कर सकते, मगर अगर हाई लेवल पे एब्स्ट्रैक्शन वगैरह होता है तो ये हम लोगों का ओवरहेड का ये कारण बन सकता है, जिसकी वजह से और स्लो हो सकता है ये सिस्टम। उसका रहता है सुटेबल फॉर रैपिड डेवलपमेंट ओवर परफॉर्मेंस क्रिटिकल एप्लीकेशन। ये हम लोगों का रैपिड डेवलपमेंट के लिए सही होता है,
ओवर परफॉर्मेंस क्रिटिकल एप्लीकेशन, यानी कि किसी में अगर परफॉर्मेंस का ज़्यादा महत्व होता है तो वहाँ पे पाइथन सही नहीं रहता है। जहाँ पे हम लोग को बस धड़ल्ले से डेवलप करना होता है वहाँ के लिए पाइथन ठीक होता है। ठीक है, पीछे बैकग्राउंड में डॉग का आवाज़ है, उसको इग्नोर कर दीजिए। ठीक है, फिर आता है मेमोरी मैनेजमेंट। तो इसमें होता है सी में क्या होता है, तो मैनुअल मेमोरी मैनेजमेंट यूजिंग मेलॉक, कॉलॉक और फ्री। तो यहाँ पे हम लोग को मैनुअली मेमोरी को मैनेज करना होता है, लाइक उसको फ्री करना हो, है ना, वो सब चीज़ हम लोग को खुद से करना होता है। ऑफर्स फाइन कंट्रोल ओवर सिस्टम रिसोर्सेज बट इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ मेमोरी लीक्स एंड एरर्स। ये हम लोग को फाइन कंट्रोल करता है मेमोरी मतलब सिस्टम रिसोर्सेज पे, बट ये क्या करता है, रिस्क भी ज़्यादा बढ़ा देता है, मेमोरी का लीक हो जाना या फिर एरर्स आ जाना, ये सब चीज़ सी में हो जाता है। उसके बाद पाइथन में क्या होता है, ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट थ्रू गार्बेज कलेक्शन। इसमें क्या होता है कि हम लोग ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट हो जाता है, लाइक अगर किसी में अगर मैं वैल्यू नहीं दिया हूँ तो उसमें अपने आप गार्बेज वैल्यू आ जाता है। समझे, ये हो गया। ईजियर फॉर डेवलपर, रिड्यूसिंग द लाइकलीहुड ऑफ मेमोरी रिलेटेड इश्यूज। ठीक है, ये डेवलपर के लिए ईजी होता है क्योंकि इसमें जो भी मेमोरी रिलेटेड इशू होते हैं ना वो ऑलरेडी सॉल्व कर देता है पाइथन खुद से ही। ठीक है, तो इसलिए डेवलपर के लिए ईजी होता है। अब देखिए यूज केसेस क्या होता है, तो सी में सिस्टम प्रोग्रामिंग, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, एम्बेडेड सिस्टम हो गया, तो ये सब चीज़ में हम लोग का सी का यूज़ होता है सिस्टम प्रोग्रामिंग में। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह में। फिर परफॉर्मेंस क्रिटिकल एप्लीकेशन लाइक गेम इंजन्स या फिर रियल टाइम सिस्टम में भी हम लोग का सी का यूज़ होता है, जिसमें परफॉर्मेंस का ज़्यादा महत्व होता है। ठीक है, फिर हार्डवेयर लेवल प्रोग्रामिंग में भी सी का यूज़ होता है। पाइथन में कहाँ का यूज़ होता है, पाइथन में वेब डेवलपमेंट में, है ना, जैसे कि होगा जेंगो, फ्लास्क, ये सब में हम लोग का पाइथन का यूज़ होता है। ठीक है, वेब डेवलपमेंट में। फिर आता है डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग में भी हम लोग का पाइथन का यूज़ होता है, जैसे हो गया नम्पी, पांडास, है ना, टेंसरफ्लो। फिर आता है स्क्रिप्टिंग, ऑटोमेशन एंड रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, इसमें भी हम लोग का पाइथन का यूज़ होता है। ये सब चीज़ पढ़े होंगे, अगर कोई पाइथन में अच्छे से काम कर रहे हो ना आप लोग में से कोई, तो आपको ये सब चीज़ बहुत अच्छे से पता होगा कि पाइथन का वेब डेवलपमेंट में यूज़ होता है। ये डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग तो अभी फिलहाल बहुत फेमस भी है, तो उसके लिए पाइथन का होना पता होना अच्छी बात है। ठीक है, फिर आता है एरर हैंडलिंग। तो सी में क्या होता है, यूजर्स रिटर्न कोड्स एंड मैनुअल एरर चेकिंग। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि एरर को हम लोग को मैनुअल चेक करना होता है। ठीक है, लैक ऑफ बिल्ट इन एक्सेप्शन हैंडलिंग कैन मेक एरर मैनेजमेंट कम्बरसम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ना, सी जो है बहुत स्टार्टिंग का लैंग्वेज है, तो इसलिए यहाँ पे इसमें बिल्ट इन फंक्शन बहुत कम है, लाइक जो पहले से सी के अंदर अवेलेबल हो। तो इसके लिए क्या होता है कि बिल्ट इन फंक्शन बहुत कम रहते हैं, तो इसलिए हमको जो भी एरर होता है ना खुद से हैंडल करना पड़ता है, जिससे कि क्या हो सकता है, वो थोड़ा एरर मैनेजमेंट थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। समझे, यही चीज़ पाइथन में नहीं होता है क्योंकि पाइथन अभी अभी आया है ना, तो पाइथन में ना बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शन होते हैं जो खुद ब खुद काम कर लेते हैं। समझे, बहुत सारे होते हैं, इसलिए पाइथन को ईजी बहुत बोला जाता है। तो ये ऑफर्स बिल्ट इन एक्सेप्शन हैंडलिंग विथ ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक। ठीक है, ये हम लोग को बिल्ट इन एक्सेप्शन दे देता है, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग लाइक ट्राई और एक्सेप्ट से हम लोग चेक कर सकते हैं। ट्राई में डाल के चेक करेंगे, वो अगर वो काम नहीं हुआ तो एक्सेप्ट में जाके एरर थ्रो कर सकते हैं। इससे कुछ याद आया ट्राई और एक्सेप्ट से? हम लोग अभी बहुत सारा कोड किए थे फाइल और फाइल बनाने वाला में, जिसमें हम लोग ट्राई के अंदर काम कर रहे थे, और अगर ट्राई के अंदर ना हो तो हम लोग उसको एक्सेप्ट में एरर थ्रो करवा देते, है ना। तो देखिए वो सब बिल्ट इन एक्सेप्शन है हम लोग का। फिर सिंप्लीफाइज एरर मैनेजमेंट एंड डीबगिंग। ये हम लोग का पाइथन जो होता है वो सिंप्लीफाई कर देता है, एरर मैनेजमेंट को करना, एरर को मैनेज करना और फिर डीबग करना, ये पाइथन में बहुत आराम से हो जाता है। समझे, तो इस तरह से ये हो गया हम लोग का पूरा। ठीक है, तो यही था हम लोग का MCS 201 का कंप्लीट प्लेलिस्ट। आशा करता है आपको समझ में आ गया होगा। अब तो ये प्लेलिस्ट खत्म हो गया, इसलिए अब तो मेरा आप लोगों से एक अच्छा सा रिक्वेस्ट है कि अब आप लोग डिस्क्रिप्शन के एंड में एक वीडियो है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। जिन लोगों ने अब तक नहीं देखा है और आपसे जो सपोर्ट बन पाता है ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत रहती है क्योंकि यूट्यूब से कुछ खास मिलता नहीं है, तो अगर आप लोग अपने स्तर से कुछ भी सपोर्ट कर दोगे तो वो काफ़ी मायने रखता है। ठीक है, तो ज़रूर कीजिएगा और बाकी प्लेलिस्ट को भी ज़रूर देखिएगा, सब आएगा इस चैनल पे, आपको सब मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।